जिंदगी कुछ और शाई है, इल्म है कुछ और शाई। जिंदगी कुछ और शाई है, इल्म है कुछ और शाई। जिंदगी सोजी जिगर है, इल्म है सोजी दिमाग। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा व तालिबात। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप हमेशा खुशहाल रहे। आज एक बार फिर मुझे अल्लाह ताला ने वीडियो लेक्चरों के जरिए आपकी खिदमत करने की ताकत नसीब फरमाई है। आज जिस मौजू पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो उर्दू ग्रामर के लिहाज से बहुत ही अहम मौजू है, जिसको हम मकतूब नवीसी या खतूत निगारी या मुरसला निगारी के नाम से भी जाने जाते हैं। इसको अंग्रेजी में लेटर राइटिंग के नाम से भी याद किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि खतूत निगारी क्या होता है और इसकी कितनी अकसाम होती हैं और ये कैसे लिखा जाता है। ठीक, खतूत निगारी दरअसल शख्सी जज्बात का तहरीरी इजहार होता है। खतूत निगारी दरअसल शख्सी या जाती इजहार का तहरीरी मिलान होता है। यहाँ पर एक इंसान जो है अपनी जज्बात को बरोई कार लाता है और सफाई करतास पर लाता है। ठीक, और ये जज्बात जो है ये कलम के जरिए किसी कागज पर डाल देता है। तो ये जज्बात जो है ये इंसान दूसरे इंसान के सामने रख देता है। इसको हम खतूत कहते हैं, इसको हम खत भी कहते हैं। अलबत्ता ये खत जो है ये खत जाती भी होता है या तारीखी भी होता है। अब यहाँ मसला है कि जाती किसे कहते हैं, तारीख किसे कहते हैं। अगर मैं कोई खत लिखूं तो ये जाती बनता है क्योंकि मेरे खत की कोई हुकत नहीं रहती। यही खत जब अल्लामा इकबाल ने लिखा है, यही खत जब मिर्जा गालिब ने लिखा है, ठीक, यही खत जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है, ठीक, तो ये तारीखी खत बनता है। ठीक, तो इसको हम तारीखी खत के नाम से भी जाने जाते हैं। वो जाती खत, जाती खतूत वो खतूत होते हैं जो आम इंसानों के खतूत होते हैं। तारीखी खतूत वो खतूत होते हैं जो किसी खास इंसान का खत होता है। इसको हम तारीखी खतूत के नाम से भी याद करते हैं। अच्छा, जब हम अकसाम के हवाले से बात करते हैं, खतूत निगारी के अकसाम, खतूत निगारी के उमूमन 4 अकसाम होते हैं। कितने अकसाम होते हैं? 4 अकसाम। कौन कौन? पहला जाती यानी कि पर्सनल, दूसरा कारोबारी, जाती पर्सनल जिसको हम इनफॉर्मल भी कहते हैं, इनफॉर्मल, कारोबारी यानी कि बिजनेस, तीसरा रस्मी या जिसको दरखास्त भी कहते हैं, जिसको फॉर्मल अंग्रेजी में कहते हैं, फॉर्मल, चौथा उमूमी। मगर यहां पर एक बात याद रखनी है, ये जो अंग्रेजी में लेटर राइटिंग है, अंग्रेजी में लेटर के 2 किस्में हैं, 2 काइंड्स। कौन कौन? एक को हम कहते हैं फॉर्मल लेटर, दूसरा कहते हैं इनफॉर्मल। ठीक, सबसे पहले हम जाती को देखने की कोशिश करें कि जाती यानी कि पर्सनल, इनफॉर्मल, जाती खतूत कौन खतूत होते हैं और ये कैसे लिखे जाते हैं। जाती खतूत जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल। जाती खतूत दरअसल वो खतूत होते हैं जो हम अपने अकारिब रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने भाई को लिखते हैं, अपनी माँ, अपनी बहन या अपने किसी दोस्त या अपने किसी रिश्तेदार को लिखते हैं। इसमें हम अपनी मोहब्बत व प्यार का इजहार करते हैं। इसको हम इनफॉर्मल या जाती खतूत के नाम से याद करते हैं। ठीक, जिसको हम चिट्ठी भी कहते हैं। अब यहां पर एक मसला है कि ये जाती खतूत या जाती खत या इनफॉर्मल लेटर किस तरह लिखा जाता है। कि आजकल जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक, वो आजकल जाती खतूत लिखने के नए नए तरीके राइज हैं।
मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये जो खतूत है, जाती खतूत, किस तरह ये लिखा जाता है। चलिए, मान लो ये आपके पास एक पेज है, यानी एक सफा है, ठीक। हम खत की बात करते हैं, हम लेटर की बात करते हैं, हम एप्लीकेशन की बात नहीं करते हैं। यहां पर आपको समझना चाहिए कि खत किस तरह लिखा जाता है। ये मैं आपको नया तरीका दिखाता हूं। सबसे पहले आपको स्केल उठाना है और यहां पर आपको मर्ज लाइन डालना है। क्या डालना है? मर्ज लाइन। यहां पर आपने मर्ज लाइन डाला है, एक लकीर खींची है, ठीक। इसके बाद अब क्या करना है, आपको एक और लाइन इंटेंट डालनी है, जिसको हम इंटेंट कहते हैं। इंटेंट से मुराद यहां जहां पर आपको एक दो लफ्ज आए, यानी कि एक दो लफ्जों की आपको गैप डालनी है। मान लो यहां पर, ठीक। यही गैप आपको यहां पर भी डालनी है, दो लफ्जों की गैप। चलिए, अब हम बात करते हैं खतूत, खत की। खत की चार हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? चार हिस्से। एवरी लेटर हैज फोर पार्ट्स। पहला हिस्सा जो है पेशानी। पेशानी, पेशानी से मुराद वो हिस्सा होता है, कौन सा? पेशानी। पहला हिस्सा जिसमें हम लिखते हैं कि हम खत कहां से लिखते हैं, वो हम जगह का नाम लिखते हैं, जगह का नाम। इसके बाद तारीख, ठीक। मान लो हम खत कहां से लिखते हैं, हम खत लिखते हैं इम्तिहानी मरकज से, ठीक। मगर ये पहला हिस्सा पेशानी है। यहां पर भी हमें दो या तीन लफ्जों की गैप रखनी है। मान लो हमने दो लफ्जों, यहां पर हम स्टार्ट करनी है, ठीक। हमें क्या, मैंने लिखा इम्तिहानी मरकज, इम्तिहानी मरकज। और यहां पर मुझे नीचे क्या लिखना, डेट, तारीख लिखना है। आज कौन सा तारीख है? 18। यहां पर लिखा मैंने 18 अप्रैल 2020। अब ये एक हिस्सा है, इसको कहते हैं पेशानी। अब दूसरा हिस्सा अलकाव व आदाब। अलकाव व आदाब, अलकाव व आदाब से मुराद आप किसको खत लिखते हैं। अगर आप छोटे भाई को लिखते हैं या बड़े भाई को लिखते हैं, इसी लिहाज से इसका अलकाब यानी कि इसका लकब लिखना है। आप लिखते हो बड़े भाई को कि बुलाई। मगर ये दूसरा हिस्सा जो है यहां स्टार्ट करना है कि बुलाई मुकर्रम या बरादर अकबर, या बरादर अकबर, यहां पर लिखना है, ठीक। अब आदाब, आदाब से मुराद सलाम। सलाम इसी से नीचे, यानी कि यहां पर भी गैप डालनी है, दो या एक या दो लफ्ज से, दो लफ्ज। यहां पर लिखना है अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, ठीक। वो दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा होता है मतन। क्या होता है? मतन, यानी कि नफ्स खत। नफ्स खत, नफ्स खत हमें कहां से शुरू करना है? ये जो है इसके बीच सेंटर से, मगर यहां पर भी दो या तीन लफ्जों की गैप यहां पर लिखता हूं। अब आपको लिखना है अपने जज्बात, अपने इजहार लिखना है। मैं खैर व आफियत से हूं, मुझे उम्मीद है कि आप भी खैर व आफियत से होंगे। मैं यहाँ पर खुश हूं, मुझे उम्मीद है आप भी खुश होंगे। जो भी आप लिखोगे अपने जज्बा लिखोगे, ठीक। मगर इसके आखिर इख्तामिया, क्या लिखना है? इख्तामिया, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कंक्लूजन। क्या कहते हैं? कंक्लूजन, ठीक। आपका ताबिया या आपका छोटा भाई या आपका क्या है, आपका खादिम या क्या होगा, लिखना है। और अलिफ बे जीम लिखना है, ठीक। अब तारीख जो है यहां पर भी तारीख डालनी है, मगर तारीख इस यहां से नीचे डालना है, ठीक। यहां पर यह क्या हो गया, ये मैंने आपको समझाया कि खत का तरीका है, यानी खत किस तरह लिखा जाता है। यहां पर भी मुझे गैप डालनी है, यहां पर भी गैप डालनी है, ठीक। यहां पर भी गैप डालनी है, यहां पर भी गैप डालनी है।
यह खत लिखने का एक नया तरीका है। अब हम रस्मी खत की बात करते हैं। रस्मी खत, रस्मी खत जिसको हम दरखास्त भी कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में एप्लीकेशन भी कहते हैं। एप्लीकेशन, रस्मी खत दरअसल वो खतूत होते हैं जो हम किसी हुकाम के नाम दर्ज करते हैं या किसी ऑफिसर के नाम दर्ज करते हैं, मगर इसमें प्यार व मोहब्बत के बजाय हम इसमें अर्ज यानी कि मोतबाना इल्तिमास या अपील करते हैं। ठीक, चाहे किसी भी लिहाज से, चाहे आपको फीस माफ करने के लिहाज से दरखास्त लिखना है, या आपको किसी बीमारी की वजह से स्कूल न आने की वजह से दरखास्त लिखनी, या किसी और वजह से लिखना, इसको क्या कहते हैं? रस्मी खत, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का भी एक तरीका राइज है, यानी एक नया तरीका है। यहां पर आपको एक ये आपके सामने एक पेज है, यानी एक सफा है। अब आपको क्या लिखना है? आपको एक दरखास्त लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है। देखो अब किस तरह लिखना है। वही तरह यहां पर भी एक दो इंडेक्स यानी कि इंटेंट डालना है, यानी कि दो लफ्जों की गैप डालनी है। यहां पर भी आप लकीर खींचोगे। ठीक, दो लफ्जों की गैप, लकीर खींचना है। यहां पर भी दो लफ्जों की गैप, इंटेंट डालना है। यहां पर भी आपको गैप, एक लकीर खींचोगे। हम लिखते हैं पेशानी में, हम लिखते बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब। जब हम ये लिखते हैं मोहम्मदिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोर, जब हम पहली लाइन लिखते हैं तो हम पहली लाइन में हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। कौन कौन सी गलती? जब हम कहते हैं बखिदमत जनाब, जनाब और साहिब का एक ही मायने है, क्यों ना हम एक ही को लेंगे, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, बस ये भी ठीक है। मगर यहां पर किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं लिखना होता है। यहां पर आप कोई फर्जी नाम लोगे। यहां पर बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, कोई भी स्कूल, मोहम्मदिया एजुकेशन, गांव का नाम या जगह का नाम नहीं लिखना है। यहां पर अली बे जिम लिखूंगा, अली बे जिम। गो जब हम किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी दरखास्त, कोई भी दरखास्त आप लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट इख्तियार करना है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल मोहम्मदिया एजुकेशनल, कोई भी स्कूल का नाम लिखना है, मगर सरसरी फर्जी नाम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अली बे जिम, गांव का नाम नहीं लिखना है, अली बे जिम। ठीक, इसके बाद अब सीधा लिखते हो जनाब आली। जनाब, ये भी गलत है। जनाब आली से पहले जिस तरह आप एप्लीकेशन में सब्जेक्ट लिखते हो, आप लिखते हो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल, यहां पर लिखते हो सब्जेक्ट। इसी तरह उर्दू में भी जब आप दरखास्त लिखते हो आपको यहां पर अनवान डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? अनवान। अनवान से मुराद मौजू, अनवान से मुराद मौजू। यहां पर आपको ये निशान डालने हैं, बयानिया। आपको लिखना है दरखास्त बराए फीस माफी, फीस माफी। मगर जो आपने ये लाइन लिखी है इसको आप खत कशीदा करना है, यानी अंडरलाइन करना है। वो आजकल हुकाम के पास बहुत कम टाइम होता है, वो सिर्फ सब्जेक्ट पर जाते हैं, अनुमान पर जाते हैं। ये जो दरखास्त है, इस दरखास्त में पूरा मौजू क्या है, इसी लाइन को देखते हैं और इसी को वो साइन भी करते हैं। अनुमान जो है दरखास्त बराई फीस माफी, आपने ये भी अच्छी तरह समझा है। इसके बाद जो ठीक लेटर की तरह यहां पर भी आप दो या तीन लफ्जों की आप गैप डालें, जिसको आप इंटेंट कहते हैं। अब क्या लिखना है? अब लिखना है जनाब आली, मगर जनाब आली जो है बराबर इस यहां नीचे लिखना है जनाब आली। यहां पर आप ये अलामत डालोगे। ठीक, मगर जब आप नफ्स यानी मतन लिखना शुरू करोगे तो आपको यहां बीच में जाना है। फिर यहां पर भी दो तीन
लफ्जों की गैप डालनी है, जिसको हम इंटेंट कहते हैं। आप अपना क्या आपका मामला है वो यहाँ पर लिखोगे आप। गुजारिश, खदमत, यूं है कि मेरा बाप, क्या लिखोगे आप, एक मेरा बाप मजदूरी करता है, ठीक, वो घर की कफलत पूरी तरह से नहीं करता है, घर में और 2-3 भाई बहनें, उनकी भी परवरिश ठीक तरह से नहीं होती है। इस तरह मैं आपसे मुद्दबाना इल्तिमास करता हूँ, मेहरबानी करके मेरा फीस माफ़ कीजिए, ताकि आगे मेरी पढ़ाई जारी रहे और मेरा मुस्तकबिल ताबनाक बन जाए। यह था नफ्स दरखास्त, यानी कि इसका अंदरून हिस्सा। अब आपको इसका इख्तामा लिखना है, यानी कि आप लिखोगे आपका ताबियादार, तालिब इल्म। यहां पर भी अपना नाम नहीं लिखना है, बल्कि अलिबे जीम लिखना है, अलिबे जीम लिखना है। और यहां पर भी अपना रोल नंबर लिखोगे आप, अपना नहीं, कोई फर्जी रोल नंबर 40, क्लास भी लिखना है फर्जी 7th। अब अलबत्ता यहां पर भी आपको डेट लिखना है, डेट आप तारीख बखब जनाब इसके बराबर नीचे आप लिखना है। आपको नहीं लिखना मोरखा, सीधा आप सीधे लिखना 18 अप्रैल 2020। ठीक, मैंने आपको दरखास्त का तरीका भी सिखाया और खत का भी तरीका सिखाया। मुझे उम्मीद है ये दोनों तरीके आपके लिए कारआमद होंगे। ठीक, दरअसल ये दरखास्त जो है, पहली लाइन को आपको 1 मार्क्स मिलता है, दूसरी लाइन को 1 मार्क्स हो गया 2, और आपको जो नफ्सी खत होता है इसको 4 मार्क्स मिलते हैं, हो गया 6, और आखिर पर 2 मार्क्स मिलते हैं, 8 मार्क्स। यानी कि खत फॉर्मेट जो है इसको आप अच्छी तरह से इंशाल्लाह लिखोगे, ताकि एग्जाम में आप अच्छी तरह से कामयाब हो जाओगे। अब एक और, अगर मैंने कोई भी खत लिखा है, यानी मैंने कोई भी लेटर लिखी है, अब ये लेटर डायरेक्ट नहीं पहुंच जाएगी किसी इंसान के पास, बल्कि इसके लिए एक लिफाफा की जरूरत होती है। क्या होता है? लिफाफा, जिसको हम अंग्रेजी में एनवलप के नाम से पुकारते हैं। एनवलप, ये एनवलप क्या होता है? एक कागज का होता है। ठीक, मेरे पास ये एनवलप है। ठीक, यहां पर एक तरफ से टू लिखा हुआ होता है, दूसरी तरफ से फ्रॉम लिखा हुआ होता है। फ्रॉम, तो से मुराद जिसको आप लिखते हैं। ठीक, यानी कि मकतूब, जिसको कहते हैं उर्दू में मकतूब से मुराद जिसको आप खत लिखते हो, इसका नाम लिखना है। मान लो मैंने लिखा है मुसेब रसूल। इसके बाद बाप का नाम गुलाम रसूल मलिक। इसके बाद लिखना है खोर शेराबाद पटन। इसके बाद पिन लिखना है 193121। इसके बाद लिखना है तहसील पटन। इसके बाद लिखना है डिस्ट्रिक्ट बारामूला। ये 2 लिखते हैं। ठीक, अब हम जाते हैं फ्राम की तरफ। फ्राम लिखने वाला, मैं देखो कातिब लिखने वाला। कातिब लिखने वाला कौन है? लिखने वाला है शबीर अहमद मलिक, अब्दुल खालिक मलिक। ठीक, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पिन 19022625। गो, आप कोई भी खत लिखते हो तो इसके बाद आपको एक एनवलप लाना पड़ता है। एनवलप के 2 साइड होते हैं, एक साइड में टू लिखा होता है, दूसरे में फ्रॉम लिखा होता है। तो जिसको आप लिखते हो मकतूब, यानी कि आप किसको खत लिखते हो? मैंने मुस्लिम को खत लिखा है, और इसके बाप का नाम भी लिखना पड़ता है, वो कहाँ रहता है इसका नाम भी लिखना पड़ता है। फ्राम, ये कौन लिखता है? खत कातिब लिखने वाला शबीर अहमद मलिक है। कहां से? लखनऊ से है। ठीक, ये था आज का मौजू, बहुत ही दिलचस्प मौजू था। मुझे उम्मीद है कि आज आपको मेरा मौजू पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो कि मौजू ये यानी कि ये टॉपिक दूसरों तक पूछना चाहे, मेहरबानी करके इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।